हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स का छठा चैप्टर भुगतान शेष या फिर भुगतान संतुलन, इसमें अति लघु उत्तर ये प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, व्यापार संतुलन क्या है। यह जैक का 2017 एग्जाम में आया हुआ है, तो यह इम्पोर्टेंट है। तो व्यापार संतुलन का संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों से है। व्यापार संतुलन में जो वह दृश्य मदें शामिल होती है, जैसे कि वस्तु। सेवा को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह दिखती नहीं है, अदृश्य होती है। फिर किसी देश के कुल दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात के मूल्य में जितना अंतर होता है उसे ही उस देश का व्यापार संतुलन कहा जाता है। दृश्य मदे में भौतिक वस्तुएं जैसे कि मशीन, कपड़ा, सीमेंट आदि सम्मिलित किए जाते हैं। व्यापार संतुलन देखें फॉर्मूला के रूप में, तो दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात। इसे देख सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स और इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। इसे व्यापार संतुलन इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी लिखा जाता है शॉर्टकट में एक्स एम लिखा जाता है। एक्सपोर्ट का एक्स, इंपोर्ट का एम। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन सदा संतुलित रहता है, व्याख्या कीजिए। यह जैक 2017 में आया हुआ है। इसमें बताना है कि भुगतान संतुलन सदा संतुलित कैसे रहता है। तो एक देश का भुगतान शेष सदैव संतुलन की स्थिति में होता है, क्योंकि इसका विचार जो है वह बही खाते के समान दोहरी प्रविष्टि के लेनदारी तथा देनदारी के आधार पर किया जाता है। भुगतान संतुलन में दो होते हैं, एक पक्ष होता है लेनदारी का, दूसरा पक्ष होता है देनदारी का। सरकारी प्रविष्टियों को सही ढंग से भरने पर विवरण में कुल देनदारियां कुल लेनदारियां के बराबर हो जाती हैं। अगर बराबर नहीं होता है तो उसे भी ले देकर बराबर कर दिया जाता है, क्योंकि लेन देन के दोनों पक्ष राशि में बराबर होते हैं और इन्हें विवरण में एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में लिखा जाता है। और यही कारण है कि लेखे की दृष्टि से भुगतान शेष जो है हमेशा संतुलन में रहता है। थर्ड क्वेश्चन है कि पूंजी खाते की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो पूंजी खाते की महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है वे सभी पूंजीगत सौदे जिनके कारण विदेशी मुद्रा का प्रवाह देश में होता है, उन्हें भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में धनात्मक मदों के रूप में लिखा जाता है। और फिर उदाहरण के लिए गैर निवासियों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष विनियोग तथा शेष विषयों से ऋण। दूसरा है वे सभी पूंजीगत सौदे जिनके कारण विदेशी मुद्रा का प्रवाह देश से बाहर होता है, उन्हें भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में ऋणात्मक मदों के रूप में जो लिखते हैं, जैसे कि टाटा कंपनी द्वारा विदेश में किसी फर्म को खरीदना। तीसरा में पहला प्रत्यक्ष विनियोग तथा तीसरा में दूसरा पोर्टफोलियो विनियोग के शुद्ध मूल्य को पूंजी खाते के शेष में सम्मिलित शेष में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन खाते में दृश्य तथा अदृश्य मदों में क्या अभिप्राय है, या फिर अदृश्य मदों के दो उदाहरण दीजिए। तो दृश्य मदे देख लेते हैं पहले। तो दृश्य मदे में सभी प्रकार के भौतिक वस्तुओं का आयात एवं निर्यात सम्मिलित होता है। इन्हें दृश्य मदे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वस्तुएं जो है किसी पदार्थ से बनी होती हैं। अदृश्य मदे देख लेते हैं। तो इसमें सभी प्रकार की सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, और इसे अदृश्य मदे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी सेवाएं जो है किसी पदार्थ की नहीं बल्कि होती हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग, जहाजरानी आदि। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।